जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि उनका पासपोर्ट अगर बिल्कुल फ़्रेश है, न्यू है, तो क्या वो शेंजन वीज़ा या यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एम्बेसी जो होती है या जो वीज़ा ऑफ़िसर होता है, वो एक मर्तबा ये ज़रूर देखता है कि आपका नया पासपोर्ट है और पासपोर्ट बनवाते ही आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो वो थोड़ा-सा डाउटफुल हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन उन दोस्तों के लिए ये है कि वो पहले छोटे कंट्रीज़ 1-2 उनका विज़िट कर लें, अपने ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, उसके बाद फिर वो अपना शेंजन वीज़ा या जहाँ का भी उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है, वो करें। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि छोटे कंट्रीज़ या ईज़ी एक्सेस में जो हैं, वो कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप विज़िट करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो उसके अंदर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो है बेस्ट कंट्री, ठीक है? ये भी नहीं है कि बहुत छोटा कंट्री, बेस्ट कंट्री है कतर, ठीक है? कतर पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, 102 कंट्रीज़ को वो वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है। अच्छा, अब वीज़ा ऑन अराइवल कैसे लिया जाता है, ठीक है? एक और पॉइंट ऐड कर दूं कि आप छोटे कंट्रीज़ उनमें विज़िट करें जहां पर आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़े का स्टिकर लगता है, ना कि आप दुबई का विज़िट कर लें। दुबई भी ठीक है, ना कि आप और किसी छोटे कंट्रीज़ लाइक बहरीन का आप विज़िट कर लें। तो बाय द वे बहरीन भी स्टिकर लगाने लग गया अब, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर इन आउट का स्टैंप होता है या वीज़ा ई वीज़ा अप्लाई होता है, तो उसका कुछ ख़ास शुमार नहीं होता, ठीक है? तो बेहतर ये है कि आप दुबई और ओमान और दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने से बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर अब आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा वीज़ा, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है? फिर वीज़ा आपका आएगा, तो वीज़े के ऊपर ख़र्चा हो जाएगा वीज़ा लगने के ऊपर। तो आप ये करें कि आप कतर का विज़िट करें। कतर के लिए आपको वीज़ा पहले से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो उसका प्रोसीजर क्या है वीज़ा ऑन अराइवल का, ठीक है? कतर आपको 30 दिन का अराइवल वीज़ा दे देगा, 30 डेज़ का। वो एक्सटेंडेबल नहीं होगा, ठीक है? आपको सिर्फ 30 डेज़ ही वहाँ पर रहना और उसके बाद एग्ज़िट हो जाना है। तो वो भी लोग जो जॉब सर्च करना चाहते हैं, वो कतर के लिए 30 डेज़ का वीज़ा ले सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, फ्रेश पासपोर्ट पे। उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो आपने अपना पासपोर्ट देखना है कि वो 6 महीने तक वैलिड है या एक्सपायरी होने वाला है। अगर एक्सपायरी होने वाला है तो बेहतर है उसको रिन्यू कर लें। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाई कर रहे हैं तो आपको पोलियो का सर्टिफिकेट, पोलियो वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आप किसी दूसरे जीसीसी कंट्री से कर रहे हैं ट्रैवल, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्कवर कतर, डिस्कवर कतर पे वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से उनके स्पेसिफिक होटल्स हैं जिनमें आपने मिनिमम 2 नाइट्स का स्टे बुक करना है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा ऑन अराइवल की। आपने वहाँ पर होटल की 2 नाइट्स बुक कर लेनी है। उनके ख़ास होटल हैं कुछ 15-20, उसमें से देख लें जो भी आपको सस्ता लगता है या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक लगता है, ठीक है? तो उसमें आपने 2 नाइट्स बुक करनी है। वो आपने वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। बेस्ट थिंग ये है कि आपकी अगर वीज़ा किसी भी रीज़न से आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो आपको एंट्री नहीं देते हैं, तो आपकी वो सारी अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगी जो आपने होटल बुक किया होगा, वो रिफ़ंडेबल है। अगर एंट्री नहीं मिलती, ठीक है? अगर आपकी मिस्टेक से एंट्री नहीं मिलती तो फिर रिफ़ंडेबल नहीं है। अगर कोई भी मसला आ जाता है किसी भी किस्म का, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता है या कोई भी एरर आ जाता है सिस्टम का, तो आपकी वो होटल बुकिंग रिफ़ंडेबल है। तो बिला झिझक आप उसकी होटल बुकिंग कर लें, ठीक है? होटल बुकिंग करने के बाद फिर आपने क्या करना होगा कि वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर आपने एक दूसरी वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, विज़िट कतर के नाम से है, विज़िट कतर.com, ठीक है? इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आप देखेंगे कि
कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो कतर की स्पेसिफाइड है, 15 से 20 हैं, 12 से 15 हैं सॉरी, ठीक है, 12 से 15 उनकी कंपनीज़ हैं। कतर इंश्योरेंस हो गई, काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वहाँ पर, मिडल ईस्ट के नाम से है। तो वहाँ से आपने अपनी इंश्योरेंस करवानी है 30 डेज़ की। वो 5 ओमानी रियाल की, 50 कतरी दिरहम रियाल की, या दुबई के 50 दिरहम इसकी होती है ईच पर्सन। मैं फैमिली के साथ गया था, तो मेरे 4 फैमिली मेम्बर थे इंक्लूडिंग मेरे, तो हमने सबने अपनी इंश्योरेंस करवाई थी वहाँ से। तो आपका होटल हो गया, आपकी इंश्योरेंस हो गई, आपका पोलियो का सर्टिफिकेट हो गया, आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर आपने यानी इंश्योरेंस भी आपने करवा ली। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपना रिटर्न टिकट, कंफर्म रिटर्न टिकट करवाना है, ठीक है। रिटर्न टिकट करवा लेना है, ये 6-7 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, ठीक है। उसके बाद आप सीधा एयरपोर्ट पे जाएं, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट शो करें, कतर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से भी मिल सकती है। जो मैं अभी एक चीज़ बताने लगा हूँ वो किसी भी वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है। वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो मुझे समझ आई कि अच्छा ये भी इंफॉर्मेशन है जो कि सब वेबसाइट से मिसिंग है। तो क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट लेके जब आप कतर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएंगे। वो एक लंबी सी लाइन लगी होती है, उस पूरी लाइन में आप खड़े हो जाते हैं। जब आपका नंबर आता है कोई 1 घंटे के बाद जाके, तो वीज़ा ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ ऐड कर दूं, आपको वैलिड क्रेडिट कार्ड भी चाहिए होता है। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एयरपोर्ट पे चेक नहीं करते कि अपना क्रेडिट कार्ड आप शो करें, ठीक है। वो चेक नहीं करते, लेकिन वो हुलिया देख के चेक भी कर लेते होंगे कि जिस बंदे का जैसा हुलिया है उसके मुताबिक वो चेक कर लेते हैं। एनीवेज, मेरे से नहीं चेक किया था, उनके रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जब जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। वो आपसे पूछेगा डिस्कवर कतर की वेब स्टैंप किधर है। तो पहले तो मैं सरप्राइज़ हो गया था कि ये कौन सी स्टैंप आ गई डिस्कवर कतर की। तो फिर उसने कहा जी आप फ़लाँ काउंटर पे जाएं, सारी लाइन में से निकल के बैक अगेन वहाँ से जाके, वहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने अपना बनाया हुआ ऑफिस, वहाँ पर जाके वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें शो करेंगे। उसके बाद वो डिस्कवर कतर की स्टैंप लगा देंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे। क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक एक होटल को कॉल करके पता करे कि आया इस बंदे ने अपनी बुकिंग भी करवाई है या फेक डॉक्यूमेंट उठा के घूम रहा है। तो इसलिए वो पूछते हैं कि स्टैंप किधर है। आप जब वापस जाएंगे, स्टैंप लगवाएंगे, वो बंदा सिस्टम के अंदर चेक कर लेगा कि आपकी बुकिंग है ऑलरेडी, सब कुछ ठीक है, वैलिड है पेपर, कोई फेक डॉक्यूमेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। वो स्टैंप लगा देगा, तो फिर दोबारा वापस आके इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा के स्टैंप लगा देगा, आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब 1 घंटे की लाइन में लग के अपने नंबर पे आएंगे, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दोबारा वो आप वापस जाएंगे, स्टैंप लगा के अगेन उस लाइन में लगेंगे। तो मेरे साथ तो फैमिली थी, मैंने अपनी वाइफ और बच्चों को वहीं पे खड़ा कर दिया था ऑफिसर के सामने कि यहाँ पे आप रुकें, मैं जाके स्टैंप लगवा के आता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट पे नहीं लिखी कि आपने अपनी डिस्कवर कतर की स्टैंप लगवानी। तो ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। 5-6 डॉक्यूमेंट्स मैं रिपीट अगेन कर देता हूँ कि आप अपने पासपोर्ट हो गया, आपकी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन हो गई, आपके रिटर्न टिकट हो गया, आपकी होटल बुकिंग हो गई, उसके बाद आपकी इंश्योरेंस हो गई, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया आपका। ये सारी डॉक्यूमेंट्स जब लेकर जाएंगे, वो स्टैंप लगा के आपको दे देंगे और एंट्री मिल जाएगी ईजिली। 30 डेज़ की आपकी एंट्री है। हम वहाँ पर रुके थे, 7 डेज़ रुके थे वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप अगर जीसीसी में रहते हैं किसी भी कंट्री में, तो आप फिर भी जा सकते हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के तहत। और अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो पाकिस्तान से भी सेम ही रिक्वायरमेंट होगी आपको, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, और जब भी आप शेंजन वीज़ा या किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको आपकी एक हिस्ट्री बनी होगी, उन्हें लगेगा कि बंदा टूरिस्ट है, ठीक है। तो
और भी एक दो कंट्रीज़ हैं जिनकी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि वहाँ की भी आप एक विज़िट कर लें, 1-2 दिन का वहाँ से इन आउट की एंट्री कर लें, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी और आप इजीली अपना नेक्स्ट जो भी प्लान होगा वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा खर्चा होगा आपका जाने का, आने का, इन चीज़ों का, लेकिन आपकी जो एक ट्रैवल हिस्ट्री है वो बन जाएगी। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो अगर आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं 1 महीना काफ़ी होगा, आप ढूंढ सकते हैं और एक्सटेंड नहीं होगा। जब ख़त्म हो जाए एग्ज़िट हो जाएं, दोबारा इसी तरह करके एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।